समीक्षा अधिकारी पेपर में यदि आप शामिल हो रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। कई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने क्वेश्चन के ज़रिए डिस्कस करने की इसमें कोशिश की गई है और इस क्लासरूम का एक ही उद्देश्य है कि 140 क्वेश्चंस जो जीएस से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे उसमें मैक्सिमम आपकी रीच पहुंचाना और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स को डिज़ाइन किया जा रहा है, उन कॉन्सेप्ट से आपको पूरी तरीके से रिच कर देना। आइए आज पॉलिटी के सुप्रीम कोर्ट टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और को क्वेश्चंस के फॉर्म में समझते हैं। जैसे प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? आंसर है इसका संसद। संविधान का आर्टिकल है 124 जिसमें ये चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के स्थापना की बात 124 में है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या की चर्चा भी यहीं की गई है और इसी में ये कहा गया है कि संसद को ये राइट होगा कि संसद आवश्यकता अनुसार इसमें संख्या को निर्धारित कर सकती है। साथ ही साथ आपको इसमें समझना होगा कि अभी इसी के तहत 2019 में, इसी आर्टिकल के तहत 2019 में द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट एक्ट 2019 पारित किया गया, जो पहले संख्या 31 थी जजों की, अब इसके जरिए उसको बढ़ा करके 34 कर दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के टोटल जो जजों की संख्या है वो 34 है। राष्ट्रपति की जो भूमिका है इस संदर्भ में, तो संसद जो विधेयक पारित करता है उस विधेयक को अनुमति देने का काम राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति इसके लिए कोई शुरुआती पहल या कोई निर्णय नहीं लेते हैं और विधि आयोग सिफारिश कर सकती है। उसकी जो सिफारिश है वो एक परामर्श के रूप में होती है। अंतिम जो भी निर्णय करना है वो संसद को ही करना है। तो इस संदर्भ में 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की अगर बात की जाएगी तो संसद, ये बात संविधान में कहाँ की गई है, तो आर्टिकल 124 और उसके फर्स्ट वाले पार्ट में ही। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, उसकी स्थापना न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित है। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 है और ये किस अमेंडमेंट के द्वारा, तो एक साधारण जो है विधेयक के जरिए ये सारी प्रक्रिया होती है। इसके लिए संविधान में कोई संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और 2019 में 31 से बढ़ा करके संख्या जो है वो 34 कर दी गई। जो शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ तो जो मूल संविधान था उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की बात की गई थी। यानी कि शुरुआत में टोटल 8 लोगों की चर्चा थी। सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल जज थे चीफ जस्टिस को मिला के वो 8 थे और धीरे धीरे संख्या बढ़ाते हुए अब 34 तक आ गई है। ठीक, तो दूसरे प्रश्न की बात करें, संविधान का संरक्षक कस्टोडियन कौन है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का कस्टोडियन है। संविधान का आर्टिकल 32 इसकी बात करता है। संविधान के आर्टिकल 32 जो कि एक मौलिक अधिकार है, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार का कोई हनन हो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा कर के वो याचिका दायर कर सकता है। उसकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और न्यायालय को रिट जारी करने का ये अधिकार देता है। जैसे हाइबियस कार्पस है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, इस तरीके की रिटें जो है वो न्यायालय के द्वारा जारी की जाएंगी। तो यहाँ ये समझना है कि जो संविधान है उसका संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। ये भूमिका उसे इसलिए प्राप्त है क्योंकि वो संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है, कार्यपालिका, विधायिका और अन्य निकायों की कार्यवाही की समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू जिसको कहा जाता है, वो करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान के उल्लंघन पर रोक लगाता है। उसके साथ साथ एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 ये विशेष अनुमति याचिका की बात करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति है कि वो किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के निर्णय की समीक्षा कर सकता है और इस तरीके से संविधान की व्यापक व्याख्या और निगरानी में सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी भूमिका सबसे आगे है। तो यानी संविधान का संरक्षक कौन है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय। कई बार ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है? तो जो इसका आंसर है
भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 124(2) में की गई है, जिसमें यह लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल नंबर 124(2) में कहा गया है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय और उसके अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की ज़रूरत तब पड़ती है जब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अनुपस्थित हो या उनका पद रिक्त हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के एक अलग आर्टिकल 126 में की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और ये उस अवस्था में की जाएगी जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों या फिर उनका पद रिक्त हो। यानी कि एक परंपरा, एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि पद रिक्त ना रहे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, विधि मंत्री को या उपराष्ट्रपति? आंसर है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है और इसकी चर्चा भी आर्टिकल 124(2) जिस महानियुक्ति की बात है वहीं पर त्यागपत्र देने की भी बात की गई है कि लिखित जो है वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालिक अवकाश पे जाते हैं, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, या न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता। आंसर डी है, जब कोरम पूरा ना हो तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 127 भारतीय संविधान का आर्टिकल 127 है, उसके द्वारा यानी कि इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह करके कोरम पूरा करने के लिए जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय से के न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद या सत्र न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में नहीं। आंसर होगा डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। रिटायरमेंट के बाद कोई भी व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो या फिर चाहे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय हो। लेकिन कुछ जगहों पे काम कर सकता है, कहाँ कहाँ कर सकता है ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को निम्नलिखित स्थानों पे नियुक्त किया जा सकता है, जैसे विधिक आयोगों में जो लॉ कमीशंस हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ग्रीन ट्रिब्यूनल है यानी कि कोई भी अर्ध न्यायिक निकाय में अध्यक्ष है या सदस्य के रूप में, कोई भी ऐसे सलाहकार की भूमिका है, मध्यस्थता की भूमिका है, कोई अनुसंधान से जुड़ा हुआ काम है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोगों या जांच समितियों में उसकी नियुक्ति हो सकती है। इसके अलावा वो प्रैक्टिस कहीं नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आंसर होगा ए। इसके लिए जो प्रावधान किया गया है संविधान में वो 125 में किया गया है कि संसद जो है न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता और अन्य जो सेवा शर्तें हैं वो समय समय पर संसद द्वारा कानून बना करके वो निर्धारित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ हाई कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते हैं।
तो देखिए हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, उच्च न्यायालय जिसमें उन्होंने सर्विस दी है उसको छोड़ करके कर सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों में भी कर सकते हैं। तो जिन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने काम किया है वहाँ नहीं कर सकते हैं। आंसर डी हो जाएगा। यानी कि सेवानिवृत्ति के पश्चात जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो वकालत कर सकते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय से थोड़ा सा अलग है मामला, वो भारत के सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, निजी जो मध्यस्थता है या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों में काम कर सकते हैं, लेकिन वकालत नहीं कर सकते किसी उच्च न्यायालय में जिसमें वो पहले से न्यायाधीश रह चुके हों। उस न्यायालय की पीठों में भी नहीं कर सकते जो उस उच्च न्यायालय से संबंधित हो या उसके अंतर्गत आता हो। एक एग्जाम्पल से इसको आप समझिए कि यदि कोई न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रिटायर हुआ है तो वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय या उसकी लखनऊ पीठ में वकालत नहीं कर सकता है, लेकिन वो दिल्ली उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या मध्यस्थता मंचों में वकालत कर सकता है। तो यानी कि ऐसे में वो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है, उच्च न्यायालय में कर सकता है, जो मध्यस्थता वाले न्यायालय हैं उनमें कर सकता है, लेकिन उसमें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो डी होगा। किसी देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या सर्वोच्च न्यायालय, किसके पास है? तो ये कि कहीं भी भेजने का जो राइट है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और ये अधिकार संविधान के आर्टिकल 139A और आर्टिकल 142 इन दोनों से संबंधित है। इसको ज़रा समझिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय न्याय के हित में किसी भी लंबित मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में भी स्थानांतरित कर सकता है। यह अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मामलों को स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन पूरे देश में नहीं कर सकता। तो यानी कि देश के किसी भी न्यायालय में लंबित मामले को अन्यत्र स्थानांतरित करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो इस तरीके से कई क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसमें दो प्रश्न थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ के रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश है तो वकालत कहीं नहीं कर सकता है, और सेवानिवृत्त होने के बाद हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालय में कर सकता है, और जो मध्यस्थता वाले न्यायालय हैं उनमें कर सकता है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, अर्ध न्यायिक निकाय हैं, उनमें कर सकता है। लेकिन कहाँ नहीं कर सकता है? तो जिस उच्च न्यायालय में वो वकालत किया है या उसकी जो पीठ है उसमें न्यायाधीश के रूप में काम नहीं कर सकता है। इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा समझना है। इसके बाद आप एक सरसरी निगाह से जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है वहाँ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसके साथ साथ अधीनस्थ न्यायालय और ट्रिब्यूनल्स के बारे में एक सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड हम एक और टेस्ट पेपर आपके साथ, कॉन्सेप्चुअल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे।